आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन का 4th चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जो खुद नहीं खेल सकते, जिनकी हम हेल्प करते हैं, या फिर ऐसे प्लेयर जो खेलने में असमर्थ हों, उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। आपका ये वीडियो बोर्ड 2025 के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको नोट्स की PDF भी मिल जाएगी स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे पहले हमने यूनिट 1, 2 और 3 देख लिया है। अब हम यूनिट 4th को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। यह आपका फिजिकल एजुकेशन सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जो यूनिट है इसके टॉपिक को देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, तो टोटल 5 टॉपिक हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 1980s के अंदर डिफरेंटली एबल्ड एक टर्म यूज की जाती थी। ऐसे पर्सन जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, या तो उनके हाथ में चोट हो, पाँव में चोट हो, कहीं पे भी अगर वो बाकी लोगों से, जनरल लोगों से अलग थे, तो उनको डिफरेंटली एबल कहा जाता था। अब डिसेबल्ड उनको कहा जाने लग गया, या फिर हैंडीकैप्ड कहा जाने लग गया 1980 के टाइम तक। इससे पहले क्या बोलते थे, या तो उनको डिसेबल्ड बोलते थे या फिर हैंडीकैप्ड बोलते थे। लेकिन 1980 में ये सब कुछ चेंज हुआ। 1980 में हम डिफरेंटली एबल्ड उनको कहने लगे। अगर हम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की बात करें, 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला है डिसेबिलिटी। इसका मतलब होता है परमानेंट फिजिकल या फिर मेंटल जो कंडीशन हो जाती है, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो डिसेबिलिटी आपकी परमानेंट रहती है। मान लीजिए किसी के एक लेग नहीं है, तो किसी के पाँव अगर नहीं है तो उस पाँव को हम दोबारा नहीं उगा सकते। ये क्या है? परमानेंट है। दूसरा है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर टेम्परेरी या फिर परमानेंट दोनों हो सकता है। डिसऑर्डर देखिए, जैसे कि किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, तो मेंटल डिसऑर्डर टाइम के साथ सही भी हो सकता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये परमानेंट भी रह सकता है। एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। इन सभी स्पोर्ट्स को हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से स्पोर्ट्स चल रहे हैं। इनके कुछ चेंजेस करके इनके रूल्स में, और इनके लिए एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स इनको चाहिए उस गेम को खेलने के लिए, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि स्लेड हॉकी है, प्लेयर्स बैठकर खेलते हैं इसको। तो इस तरीके से इनके लिए इक्विपमेंट्स भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो कि प्रमोट करती हैं डिसेबिलिटी या फिर अडेप्टिव स्पोर्ट्स, ये दोनों एक ही नाम है। अडेप्टिव स्पोर्ट्स का मतलब है ऐसे स्पोर्ट्स जो नॉर्मली जो सही कंडीशन में प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, लेकिन इनको अडेप्ट किया गया है हमारे जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए, उनको हम अडेप्टिव स्पोर्ट्स कहते हैं। अब अडेप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स है और डेफ ओलंपिक्स। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ही हम अलग अलग हम देखने वाले हैं। ये इवेंट हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्पेशल ओलंपिक्स। इसमें अगर हम देखें तो इसके फाउंडर या फिर पायनियर जो इस गेम को लेकर आए, उनका नाम है यूनिस मैरी केनेडी श्रीवर। ये सिस्टर थी फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी बहन थी। ये US के प्रेसिडेंट रहे हैं। मैरी केनेडी श्रीवर को ही श्रेय जाता है स्पेशल ओलंपिक को स्टार्ट करने का। ये आइडिया उनको एक्सपीरियंस हुआ सोशल एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ऐसे लोग जो कि इंटेलेक्चुअली दिमागी रूप से डिसेबल्ड हैं, उनका जो हमारा समाज है उनको बॉयकॉट कर देता था। तो उसके लिए उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए, तो उस आइडियाज़ की जो देन है वही है स्पेशल ओलंपिक। मोटिवेशन की अगर बात करें तो ये ऐसा चाहती थी, जो श्रीवर हैं वो चाहती थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी स्पोर्ट्स के अंदर। शी वॉज कन्विंस्ड दैट स्पोर्ट्स कुड हेल्प चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रियलाइज देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो ऐसा मानती थी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोग हैं वो भी अगर स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उनकी हेल्प होगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले प्रयास कब किए गए, तो इनिशियल एफर्ट्स की अगर बात करें
तो इन्होंने एक कैंप स्टार्ट किया बच्चों के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड थे, अपने खुद के ही घर में। इसके बाद में फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट हुए जुलाई 1968 शिकागो के अंदर। तो अगर स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो जुलाई 1968 आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर हुए थे? शिकागो के अंदर। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक की बात करें उसमें कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ कहाँ के थे? यूएसए और कनाडा के जो एथलीट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक दिन का ये इवेंट था। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो कैनेडी फाउंडेशन है और शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट है, इनका ये जॉइंट वेंचर था। इन दोनों ने मिलकर इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया था। अगर ग्लोबल एक्सपांसन की बात करें, पूरी दुनिया में अगर अमेरिका से बाहर की बात करें तो फ्रांस ने अपना पहला एक दल भेजा था। पहले जो प्लेयर्स आए थे सबसे पहले यूएस और कनाडा के बाद में फ्रांस के प्लेयर आए थे। कब आए थे? सेकंड जो स्पेशल ओलंपिक्स हुआ था 1970 के अंदर, उसमें। अब अगर हम ऑफिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो यूएस ओलंपिक कमेटी ने 1971 में ऑफिशियली अप्रूव्ड किया ओलंपिक्स को, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल ओलंपिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। इनको रिकॉग्निशन या फिर मान्यता कब मिली? तो यूएस ओलंपिक कमेटी ने ऑफिशियली अप्रूव किया और इसको नाम दिया गया ओलंपिक्स, जिसको हम आजकल स्पेशल ओलंपिक्स बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 1986 एज द ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेशल ओलंपिक का ईयर कौन सा मनाया था? तो वो 1986 का मनाया था। इसके बाद में 1988 के अंदर क्या हुआ? स्पेशल ओलंपिक्स वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको 1988 को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी। तो यूएस ओलंपिक कमेटी ने कब किया? 1971 में रिकॉग्नाइज किया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1988 में रिकॉग्नाइज किया। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो 2023 का जो स्पेशल ओलंपिक्स हुआ है उसके अंदर 6500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसके साथ ही 178 कंट्रीज के 26 स्पोर्ट्स टोटल थे स्पेशल ओलंपिक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बारे में देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स का अगर हम लोगो की बात करें तो ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है स्पेशल ओलंपिक्स का। नीचे आपको लिखा हुआ है यूनिफाइड स्पोर्ट्स। अगर हम इसकी इंस्पिरेशन की बात करें तो जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका इंस्पिरेशन है। और इसकी सिंबोलिज्म की बात करें तो ये ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और जॉय को बच्चों के बीच में, इसके साथ साथ जो एडल्ट्स हैं जो कि डिसेबल्ड हैं उनके बीच में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जर्नी ऑफ इंडिविजुअल्स एज दे लर्न कोऑर्डिनेशन, मास्टर स्किल्स, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स, प्रिपेयर फॉर रिचर मोर प्रोडक्टिव लाइफ। ये ऐसा करना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, लोग उनको देखें कि वो डिसेबल्ड नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक्स के लोगों और हम इंस्पिरेशन की हमने बात करी। इसके बाद में अगर स्पेशल ओलंपिक्स की फ्लेम की बात करें, ये यहाँ पे आपको फ्लेम दिखाई दे रही है। फ्लेम में क्या रहता है? इस तरीके से ये मसाल जलाई जाती है, इसके ऊपर फ्लेम जलती रहती है। ये फ्लेम है, इसका नाम है फ्लेम ऑफ होप, उम्मीद की ये फ्लेम आप इसको बोल सकते हो। पर्पस क्या है इसका? ये लिट की जाती है स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स के अंदर और ये सिंबलाइज करती है स्पिरिट ऑफ ओलंपिक फ्लेम। आपको पता होगा जो नॉर्मल जो ओलंपिक्स होते हैं समर और विंटर्स, उनके अंदर भी फ्लेम को लिट किया जाता है, उसको जलाया जाता है। फ्लेम लेकर हम मशाल इसको बोल सकते हैं हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो। इसको हम जलाते हैं, ये पर्पज़ है कि अलग अलग लोगों को इसके बारे में पता लगे। अगर हम मेमोरियल की बात करें तो 2080 के अंदर शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट में ऑनर किया गया स्पेशल ओलंपिक को। इसके अंदर क्या हुआ? 30 फुट की एटर्नल फ्लेम ऑफ होप को रखा गया है। तो कहाँ पर रखा गया है? 30 फुट की इटरनल फ्लेम ऑफ होप, इसको नाम दिया गया है 2018 में। कहाँ पर? शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यूएस के अंदर है। इसके बाद में अगर हम ईयर एंड वेन्यूज की बात करें स्पेशल ओलंपिक्स की तो सबसे पहले 1968 शिकागो के अंदर हुआ था। उसके बाद में 1970 वो भी शिकागो के अंदर हुआ। 1972 लॉस एंजलिस। तो आप लगभग देख रहे हो सबसे जो स्टार्टिंग के जितने भी स्पेशल ओलंपिक्स हुए हैं 10 नंबर तक ये कहाँ पर हुए हैं? यूएसए ने ही ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इसके बाद में हम आयरलैंड, चाइना और ग्रीस के अंदर जाने लग गए। तो अभी तक कितने इवेंट हो गए हैं? 16 इवेंट कंप्लीट हो चुके हैं 2023 तक। जो 17th इवेंट है
17वां जो इसका इवेंट है वो होगा 2027 सैंटियागो चाइल के अंदर। छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो टोटल 31 स्पोर्ट्स इसके अंदर खेले जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर कितने स्पोर्ट्स हैं? 31 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। आप यहाँ पर लगभग सभी स्पोर्ट्स को देखोगे, एथलेटिक्स से लेकर टेनिस, ट्रायथलन, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर खेले जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पैरालंपिक्स की। तो पैरालंपिक्स में क्या होता है? इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एथलीट्स विद वेरियस डिसेबिलिटीज। पैरालंपिक्स के अंदर क्या है? बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। इसके अंदर इम्पेयर्ड मसल पावर, जिनकी मसल्स अच्छे तरीके से काम नहीं करती, जिनका रेंज ऑफ मूवमेंट अच्छा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है मसल्स में, मसल्स के साथ साथ जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है, लिम्ब की डेफिशिएंसी है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी को सही तरीके से दिखाई नहीं देता, किसी को दिमाग में प्रॉब्लम है, वो सही तरीके से सोच नहीं पाते। इन सभी के लिए पैरालंपिक्स को स्टार्ट किया गया। तो स्पेशल ओलंपिक्स के बाद में ये पैरालंपिक्स है। किसने स्टार्ट किया? तो इसके फाउंडर हैं सर लुडविग गटमैन। ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इवेंट कब हुआ? तो 1948 के अंदर मैंडेविले इंग्लैंड के अंदर सबसे पहला स्पोर्ट्स कंपटीशन खेला गया। वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हो गई थी, उसके वेटरन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। जिनको क्या हो गया था? स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हो गई थी, वो और किसी काम करने के लायक नहीं थे, अपने जीवन में हताश हो चुके थे, उदास हो चुके थे, बहुत बड़े एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। तो उनके लिए क्या किया गया? 1948 में, आपको पता होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी। बहुत सारे उसके अंदर सैनिक थे, वो इंजर्ड हो गए थे। इतनी भारी इंजरीज हो गई थी कि वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में थे। तो उनके लिए जो हमारे सर लुडविग गटमैन है, उन्होंने 1948 में इसका आइडिया वो लेकर आए और सबसे पहले स्पोर्ट्स का कंपटीशन इंग्लैंड के मैंडेविले में ऑर्गेनाइज करवा दिया। इसके बाद में क्या हुआ? 1952 में जब ये इवेंट हुआ, उसके अंदर हॉलैंड ने अपने कॉम्पिटिटर भेजना स्टार्ट किया। कोई भी जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है, उसके बाद में धीरे धीरे देश उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पैरालंपिक्स गेम्स की बात करें तो 1960 में हुआ था रोम के अंदर। तो देखिए, ये जो स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, ये पैरालंपिक्स उस टाइम पर इसको नाम नहीं दिया गया था, बस एक स्पोर्ट्स का कंपटीशन है। उसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो सैनिक जो इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन 1960 में इसका पहला पैरालंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज करवाया गया। अब ये पैरालंपिक्स है तो हर 4 साल में इसका आयोजन करवाया जाता है। गवर्निंग बॉडी की अगर बात करें तो वो कौन सी है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसके बाद में अगर हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो पैरालंपिक्स का जो ओरिजिन है वो 1988 में हुआ, सियोल समर ओलंपिक गेम्स के अंदर। सबसे पहली बार पैरालंपिक्स कब कहा गया? तो वो कहा गया 1988। तो 1988 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक तो पैरालंपिक्स सबसे पहली बार वर्ड यूज़ किया गया, और क्या हुआ था, जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स हैं उनको भी आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया था। अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड पैरा से बना है, बिसाइड्स और अलोंग साइड। पैरा का मतलब है साथ साथ में, पैरा, और उसके बाद में ओलंपिक इंडिकेट क्या करता है? पैरालंपिक्स आर पैरेलल टू द ओलंपिक्स। जो हमारे ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उन्हीं के बराबर पैरालंपिक्स को हमें रखना है, उनके समकक्ष ही हैं, उनके बराबर ही हैं, उनसे कम या ज़्यादा नहीं है। अगर फर्स्ट विंटर गेम्स की बात करें तो पहले जो पैरालंपिक्स विंटर गेम्स हुए थे वो 1976 स्वीडन के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। तो समर का आपको ध्यान में रखना है, समर के कहाँ पर हुए थे? 1960, कहाँ पर? रोम के अंदर। और विंटर के हुए हैं 1976 स्वीडन में। पर्पज़ क्या है? ये हम अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हैं। हमारे जो मेंटल और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि वो डिसेबिलिटीज़ को इतना अपने माइंड पर हावी नहीं होने दें, और उसको एक ताकत बनाकर अगर पैरालंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपना नाम भी रोशन करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंडिया के अंदर भी अगर पैरालंपिक्स में कोई पार्टिसिपेट करता है, मेडल अगर कोई लेकर आता है, तो यहाँ की जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनको मोटिवेट करती हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करती हैं, उनको प्राइज मनी भी दी जाती है। इस तरीके से उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके बाद में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करें, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, इसका रोल क्या है? तो इंटरनेशनल जो पैरालंपिक कमेटी है वही क्या करवाती है?
पैरालंपिक्स गेम करवाती है। तो इसका रोल है पैरालंपिक मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पर जो गवर्न करने वाली बॉडी है उसको पैरालंपिक्स कमेटी बोलते हैं। इसको क्यों बनाया गया? समर और विंटर पैरालंपिक्स गेम करवाने के लिए। कब बनाया गया? 22 सितंबर 1989। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में। जर्मनी में ही इसको फॉर्म किया गया था। फंक्शंस की बात करें तो पैरालंपिक्स जो गेम है उनको करवाने का और उनके जो अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उनको साथ में लेकर पैरालंपिक्स गेम को ऑर्गेनाइज करवाने का। विजन की बात करें तो पैरालंपिक जो एथलीट हैं वो स्पोर्टिंग एक्सीलेंस और इंस्पायर और इसके साथ साथ एक्साइट करें वर्ल्ड को। पैरालंपिक्स जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के साथ खेलते हैं। उनको देखकर सारी दुनिया उनसे सीखती है कि हमें भी मोटिवेट होना चाहिए। हमारे पास अगर सब कुछ है फिर भी अगर हम मोटिवेट होकर अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे, कम से कम हमें इनको देखना चाहिए। ये डिसेबल्ड होते हुए किसी का हाथ नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी के पाँव नहीं है, किसी कहीं पे चोट लगी हुई है, फिर भी ये उन सभी चीज़ों को भूलकर और लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाती है? इंस्पायर करने का काम करती है। इसके बाद में अगर मेंबरशिप की बात करें तो 200 से ज़्यादा मेंबर आईपीसी के साथ हैं। इसके साथ साथ नेशनल पैरालंपिक कमेटीज़ भी हैं, जैसे कि इंडिया की पैरालंपिक कमेटी है, चाइना की है, यूएस की है, सारी कमेटीज़ भी हैं। 200 से ज़्यादा देश भी हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन भी साथ में जुड़ी हुई हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में जुड़ी हुई हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हुई हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों को देखती हैं। तो इस तरीके से 200 से ज़्यादा मेंबर हम कह सकते हैं किसके हैं? आईपीसी के साथ हैं। अगर हम एम की बात करें तो इनका एम है पैरालंपिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना। कोई डिसेबल्ड है, किसी के शरीर या दिमाग में सही तरीके से वो काम नहीं कर रहा तो उनको प्रमोट करना, उनको सोसाइटी से अलग हमें नहीं देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम बिगिनर टू एलिट लेवल। हमें जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनिशियल लेवल पर खेलना स्टार्ट किया है, अभी जो खेलने ही वाले हैं या फिर जो बहुत ही हाई लेवल पर खेल रहे हैं, उन सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करवानी है। ये आईपीसी का क्या है? एम है। अगर हम पैरालंपिक मोटो की बात करें तो अभी करंट में जो मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछते हैं कि पैरालंपिक मोटो क्या है, तो वो है स्पिरिट इन मोशन। अगर हम पहले की बात करें तो 2004 में इस मोटो को हम लेकर आए थे एथेंस के अंदर। पहले मोटो क्या था? माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कब आया था? 1994 के अंदर। तो दोनों को ही ध्यान में रखना है। 1994 में माइंड, बॉडी, स्पिरिट था और करंट हमारा मोटो है स्पिरिट इन मोशन। इसके बाद में देखिए रूल्स फॉर कॉम्पिटिशन्स। अलग अलग जो रूल्स हमारे आईपीसी के द्वारा बनाए गए हैं कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही आप खेल सकते हो। सबसे पहला है एलिजिबल इम्पेयरमेंट या फिर डिसेबिलिटी। कोई भी जो डिसेबिलिटी अगर है, किसी की कोई कमी है, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है इसका? एथलीट हैज़ एन एलिजिबल इम्पेयरमेंट। जो भी गेम खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस प्लेयर के अंदर क्या होना चाहिए? वो इम्पेयरमेंट, वो कमी या फिर वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इसका क्राइटेरिया क्या है? इम्पेयरमेंट मस्ट बी बिलोंग टू वन ऑफ द 10 एलिजिबल इम्पेयरमेंट टाइप्स। 10 टाइप्स हैं इसकी इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट मतलब शरीर के अंदर या फिर दिमाग में जो कमी होती है उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं या फिर डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो जो 10 डिसेबिलिटीज डिसाइड की गई हैं आईपीसी के द्वारा, उनमें पॉलिसी ऑन एलिजिबल इम्पेयरमेंट इन द पैरालंपिक मूवमेंट, उनके अंदर अगर कोई रिलाई करता है तो उसी को वो पार्टिसिपेट करने देंगे। सेकंड क्या है? मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है? सीवियरिटी ऑफ एलिजिबल इम्पेयरमेंट। अब देखिए किसी का मान लीजिए हाथ नहीं है, हैंड नहीं है, तो उसकी भी अलग अलग है। किसी के हाथ मान लो एल्बो है तो एल्बो से नीचे हाथ नहीं है, किसी का पूरा ही हाथ नहीं है, तो उनके लिए भी अब अलग अलग कैटेगरी बना दी गई हैं। ऐसे नहीं है कि सभी को एक साथ हम लेकर आते हैं। क्राइटेरिया क्या है? पैरालंपिक क्लासिफिकेशन रूल्स स्पेसिफाई हाउ सीवियर द इम्पेयरमेंट मस्ट बी फॉर एन एथलीट टू बी एलिजिबल, नोन एज मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। इसका ये मतलब हो गया कि आपकी जो एल्बो है, एल्बो से थोड़ा सा जो पास में हाथ है वहाँ तक तो कम से कम हाथ अगर नहीं होगा वही खेल पाएंगे। ऐसा नहीं है जिनकी मान लो रिस्ट है, रिस्ट के पास से अगर हाथ कटा हुआ है, हाथ नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम एक क्राइटेरिया डिसेबिलिटी का डिसाइड कर रखा है। ऐसे ही लेग्स वगैरह या फिर दिमाग के लिए मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पर अलग अलग क्राइटेरियाज डिसाइड कर रखे हैं।
वो क्राइटेरिया अगर मिनिमम आप फॉलो नहीं करते हो तब आपको क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद में है स्पोर्ट्स क्लास, ग्रुप एथलीट्स विद सिमिलर एक्टिविटी लिमिटेशंस टुगेदर। इसमें क्या होगा, अगर किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, अब इनकी अलग अलग क्लास बना दी जाती है। किसी के मान लो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो उसमें वही उसी टाइप के प्लेयर खेलेंगे। इस तरीके से स्पोर्ट्स क्लास बना दी जाती है। पर्पज क्या है, इफ एन एथलीट इज एलिजिबल फॉर ए स्पोर्ट द क्लासिफिकेशन पैनल असाइंस देम टू ए स्पोर्ट्स क्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी के लेग्स की डिफॉर्मिटी है तो वो सारे लेग्स वाले ही उसके अंदर compete करेंगे, इसीलिए एक स्पोर्ट्स क्लास बना दी जाती है। तो ये इस तरीके से 3 डिसेबिलिटीज़ हैं, रूल्स हैं कॉम्पिटिशन्स के। मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको फुलफिल करना होता है। एलिजिबल इम्पेयरमेंट मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और तीसरा है स्पोर्ट्स क्लास। इसके बाद में है ओपनिंग सेरेमनी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की। जब भी पैरालंपिक गेम होंगे उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो फ्लैग होइस्ट होता है और नेशनल एंथम होता है। किसका नेशनल एंथम बजाया जाता है, होस्ट कंट्री का। मान लीजिए इंडिया के अंदर पैरालंपिक्स गेम्स होने वाले हैं तो सबसे पहले फ्लैग होइस्ट होगा और नेशनल एंथम बजेगा। तो जनगण मन बजेगा अगर इंडिया में वो टूर्नामेंट हो रहा हो, और इंडिया का ही फ्लैग वहां पर होइस्ट होगा, भारत का झंडा वहां पर फहराया जाएगा। इसके बाद में एथलीट मार्च पास्ट होगी। जो भी हमारे एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टेडियम के अंदर एंटर होंगे। कंट्रीज जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली आएंगी और होस्ट कंट्री की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आएंगी। अगर होस्ट कंट्री की लैंग्वेज फ्रेंच है तो फ्रेंच के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आएंगी। चाइना की अगर अलग लैंग्वेज है तो उनके अल्फ़ाबेटिकली आएंगी। इंग्लिश कोई अगर देश यूज़ करता है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आएंगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो होस्ट कंट्री है उसके एथलीट्स लास्ट में आएंगे, भले ही उनका नाम ए से ही क्यों ना स्टार्ट हो। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कल्चरल प्रेजेंटेशन होती है। आपने ये आईपीएल के अंदर भी देखा होगा, आईपीएल में पहले नाच गाना होता है, उसी तरीके से ओलंपिक्स के अंदर भी क्या होता है, कल्चरल प्रेजेंटेशन होती है। उसके अंदर म्यूजिक, डांस, सिंगिंग और बहुत सारी परफॉर्मेंस भी शामिल हैं। इसके बाद हमारी फॉर्मल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गेम्स आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओपन। अब हमारे गेम स्टार्ट हो गए हैं और जब हम गेम की स्टार्टिंग की घोषणा करते हैं अब हमारा क्या होगा, पैरालंपिक फ्लेम को जलाया जाएगा स्टेडियम के ऊपर। ये फ्लेम फाइनल बियरर है, वो लेकर आता है पैरालंपिक फ्लेम को स्टेडियम तक। फाइनल बियरर का मतलब है जो फ्लेम है उसको बहुत सारे जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर बहुत सारी कंट्रीज से वो घूम कर आती है, लास्ट में वो स्टेडियम में आती है। सबसे पहले जो ओलंपिया नाम की जो सिटी है, ग्रीस देश है, वहीं से स्टार्ट हुआ था ओलंपिक, वहां से ये फ्लेम स्टार्ट होती है। और जो होस्ट कंट्री है, मान लीजिए अभी होस्ट कंट्री पेरिस है तो पेरिस तक वो फ्लेम आएगी। लास्ट में जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी है उस दिन जो फ्लेम है उसको जलाया जाएगा स्टेडियम के ऊपर। इस तरीके से वो रिले का काम करती है। रिले का मतलब है, यहाँ पर आपको पता होगा रिले का क्या मतलब होता है कि फ्लेम एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसके बाद में तीसरे पर्सन, इस तरीके से फ्लेम है वो चलती रहती है और चलते चलते बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए होस्ट कंट्री का जो स्टेडियम है वहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद में अगर अवार्ड्स की बात करें तो सीधा सा मतलब है, सबसे पहले मेडल प्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर जो विनर्स हैं उनको अवार्ड्स दिया जाता है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनको खड़ा किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। विक्ट्री पोडियम होता है, उसके अंदर एक एथलीट स्टैंड होता है, इस तरीके से एथलीट स्टैंड होता है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये इस तरीके से खड़े रहते हैं। और फिर इसके बाद में क्या होती है, अवार्ड्स की मेडल सेरेमनी होती है। अब क्या बजाया जाता है, नेशनल सॉन्ग बजाया जाता है। जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनके देश का नेशनल सॉन्ग बजेगा। जैसे कि मान लो इंडिया के कोई प्लेयर ने अगर गोल्ड मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का ही नेशनल सॉन्ग बजता है। उसके बाद में फ्लैग होइस्ट होएगा। फ्लैग होइस्ट तीनों देशों का होता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, तीनों के जो फ्लैग हैं वो पहले अनफोल्ड किए जाते हैं। सबसे पहले इनके जो झंडे हैं वो ऊपर खुलते हैं और फिर इनको होस्ट किया जाता है। इसके बाद में देखिए क्लोजिंग सेरेमनी है। क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर क्या होता है, फ्लैग बियरर्स की एंट्री होती है। अलग अलग जो देश हैं उनके आगे एक प्लेयर अपने देश का झंडा लेकर चलता है। इसके बाद में होगी एथलीट्स की एंट्री, जो कि फ्लैग बियरर है उसके बाद में एथलीट्स एंटर करते हैं विदाउट एनी नेशनल डिस्टिंक्शन। फ्लैग लोअरिंग होती है, उसके बाद में पैरालंपिक का जो फ्लैग है वो टेक डाउन कर दिया जाता है, ऑफिशियल क्लोजर करवाया जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं कि गेम अब क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, और जो फ्लेम है उसको
बुझा दिया जाता है। ये पूरी क्लोजिंग सेरेमनी होती है। इस तरीके से आईपीसी के इवेंट हैं, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स के जो इवेंट हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अगर हम पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स की बात करें तो समर स्पोर्ट्स इसके अंदर हैं 22 और विंटर स्पोर्ट्स हैं 6। दोनों को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पैरालंपिक्स जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर समर गेम्स कितने होते हैं और विंटर गेम्स कितने होते हैं। टोटल पूछें तो हो जाएंगे 28 और समर होते हैं ये और विंटर होते हैं 6। इसके बाद में अगर हम पैरालंपिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो पैरालंपिक्स हुआ था वो 1960 रोम इटली के अंदर हुआ था, 1964 टोक्यो जापान के अंदर। इसके बाद में जो लेटेस्ट है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। और आपको पता होगा हर 4 साल बाद में पैरालंपिक्स गेम होते हैं। 2028 का लॉस एंजलिस होने वाला है और 2032 में होगा ब्रिस्बेन में। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, जहाँ पर जो नॉर्मल ओलंपिक्स होगा उसी जगह पर पैरालंपिक्स को खेला जाएगा। जैसे कि आपको पता है 2024 का जो ओलंपिक गेम्स हैं वो पेरिस फ्रांस में है। 2020 के कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान के अंदर। टोक्यो जापान के अंदर ही तो नॉर्मल ओलंपिक्स हुए थे और जो पैरालंपिक्स हैं वो भी कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान के अंदर ही। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में समर के बाद में अगर हम विंटर्स देखें तो विंटर्स की स्टार्टिंग हुई थी 1976 में। समर की कब हुई थी? 1960 में। 1960 में समर पैरालंपिक्स हुए थे। विंटर पैरालंपिक्स 1976 में हुए थे। 2022 का कहाँ पर हुआ? बीजिंग चाइना में। 2026 का कहाँ पर होने वाला है? मिलान कोर्टिना, जो कि इटली के अंदर है। दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए अगर हम डेफ ओलंपिक्स की बात करें, जिनमें लोगों को या फिर प्लेयर्स को सुनता नहीं है, उनके लिए ये टूर्नामेंट करवाया जाता है। ओलंपिक इवेंट है, ये भी इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट है जिसके अंदर डीफ या फिर बहरे जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल इनके लिए अरेंजमेंट करवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए वो विसल का साउंड नहीं सुन सकते, गन शॉट का साउंड नहीं सुन सकते, विजुअल फ्लैग और लाइट उनको दिखाकर स्पेशल इनके लिए अरेंजमेंट करवाया जाता है। मान लीजिए 100 मीटर की जो रनिंग है वो होने वाली है। अब 100 मीटर की रनिंग किससे होती है? गन फायर से होती है। तो गन फायर तो कई बार जो स्टेडियम होता है, नॉर्मल जो ओलंपिक्स होते हैं उनके अंदर भी नहीं सुनता। तो गन की जो फ्लेम है उसकी हम टाइम को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से डेफ ओलंपिक्स में भी इसी ट्रिक का यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो पेरिस के अंदर सबसे पहले 1924 के अंदर इवेंट करवाया गया और विंटर गेम्स की बात करें वो स्टार्ट हुए थे 1949 के अंदर। 1924 को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में विंटर्स हुए थे 1949 में। कितने? 25 साल बाद, 25 ईयर्स लेटर किनको स्टार्ट किया गया था? विंटर गेम्स को। नेम की अगर हम बात करें तो 1924 से 1965 तक इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ नाम दिया गया था और इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स इनको बोला जाता था। लेकिन 1966 से 1999 तक इनको क्या बोला गया? वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ या फिर वर्ल्ड साइलेंट गेम्स। लेकिन 2001 से अब नाम चेंज होकर डेफ ओलंपिक्स इनका नाम हो चुका है। ये ध्यान में रखना आपको। कितनी बार नाम चेंज हुआ है? 1, 2 और 3। 1924 जब से ये स्टार्ट हुए थे, 1965 तक अलग नाम था, उसके बाद में 99 तक अलग नाम था, अब इनको डेफ ओलंपिक्स बोला जाता है। अगर हम मोटो की बात करें या फिर इसके लोगो की भी बात करें तो इसका मोटो है पर लूडोस इक्वेलिटीज। मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू हम इक्वेलिटी की बात करते हैं, ये इसका मोटो है। अगर हम लोगों की बात करें तो इसके अंदर क्या है? रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ये देखिए, ये रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। कितने कलर हैं? 4 कलर्स हैं। तो ये जो 4 कलर हैं यही इसका क्या बन गया है? अभी लोगो बन गया है। ये जो अलग अलग कलर हैं ये एशिया, यूरोप, पैन अमेरिका और अफ्रीका। पैन अमेरिका मतलब इसके अंदर आ गया नॉर्थ और साउथ अमेरिका, दोनों आ गए। इस तरीके से ये चारों रंग डिनोट करते हैं, ये इसका लोगो है। पर्पज़ की बात करें तो आपको पता ही है, जिनको सही तरीके से नहीं सुनता, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स के अंदर, उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ये इसका पर्पज़ है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो एथलीट्स हैं उनको क्या होना चाहिए? कम से कम 55 डेसिबल तक का हियरिंग लॉस होना चाहिए। उनके कान इतने तक का साउंड नहीं सुने, उन्हीं को इसके अंदर एलिजिबल माना जाता है। हियरिंग एड्स एंड कॉकलियर इम्प्लांट्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनको ऊंचा सुनता है या फिर सही तरीके से नहीं सुनता है वो मशीनों का यूज़ करते हैं। मशीन का यूज़ आप नॉर्मल लाइफ में कर सकते हो लेकिन कंपटीशन में नहीं कर सकते। कंपटीशन में आपका जो नेचुरल सुनने की जो एबिलिटी है उसी से
आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो समर और विंटर डेफ ओलंपिक्स दोनों होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे गेम हैं, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल से लेकर टेबल टेनिस तक। विंटर जो डेफ ओलंपिक्स हैं उनके अलग अलग गेम हैं, ये भी अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कर्लिंग, आइस हॉकी, स्नोबोर्डिंग, इस तरीके से ये अलग अलग स्पोर्ट्स समर और विंटर दोनों टाइप के खेले जाते हैं। समर डेफ ओलंपिक्स जैसा कि हमने बात करी है 1924 सबसे पहली बार पेरिस फ्रांस के अंदर हुए थे, और 1924 में ही जो नॉर्मल हमारे क्या हैं ओलंपिक्स वो स्टार्ट हुए थे, और 1924 में ही सबसे पहली बार विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट किए गए थे। ये विंटर ओलंपिक्स कौन से हैं? पैरालंपिक्स या फिर डेफ ओलंपिक्स नहीं है, ये नॉर्मल जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनकी स्टार्टिंग है। 2021 के कहाँ पर हुए? ब्राज़ील के अंदर, और 2025 के डेफ ओलंपिक्स होने वाले हैं टोक्यो जापान में। समर के बाद में अगर विंटर की बात करें तो 1949 में पहले ऑस्ट्रिया के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। 2023 के कहाँ पर हुए हैं? सेंट मोर्टिज स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट कहाँ पर होने वाले हैं अभी तक उनके बारे में बताया नहीं गया है, तो हमें यही ध्यान में रखना है कि 2023 के कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, और इसके बाद में 4 साल बाद कहाँ पर होने वाले हैं उसकी अपडेट अभी तक आई नहीं है। ये हमारे जो तीनों स्पेशल ओलंपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए हमने बात करी थी यहाँ पर, ये देखिए स्पेशल ओलंपिक्स हमने देख लिया, पैरालंपिक्स देख लिया और डेफ ओलंपिक्स देख लिया। अब हम इसका 4.2 देखेंगे। इस यूनिट का सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। अब देखिए जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन किस तरीके से? ऐसा तो है नहीं बच्चों के साथ बड़े खेलना स्टार्ट कर देंगे या फिर बड़े को टीम में छोटे आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एक फेयर गेम देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए हम अगर फेयर कंपटीशन की बात करें तो एथलीट्स, उनको जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एज का ग्रुप हो गया, जेंडर का ग्रुप हो गया, वेट का ग्रुप हो गया, इस तरीके से। अब देखिए जो हमारी क्लासिफिकेशन है इन स्पोर्ट्स की वो 2 तरीके से है। एक तो है क्लासिफिकेशन, एक है डिविजनिंग। हमने क्लासीफाई भी कर रखा है और डिविजीफाई भी कर रखा है। समझते हैं इसको दोनों क्या होते हैं। सबसे पहला तो है क्लासिफिकेशन जो कि पैरालंपिक्स के अंदर है। ये क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ये जो ग्रुप है एक जैसे ग्रुप के जो प्लेयर हैं उनके जो टाइप्स हैं उनको एक साथ करवा दिया जाता है। इनमें क्या रहता है? असाइंस कैटेगरीज टू एथलीट्स टू इंश्योर इक्विटेबल कंपटीशन, बराबर उनको कंपटीशन मिले। जैसे कि हमने देखा भी था, लेग है, हैंड है, या फिर हेड की सर्जरी किसी की, या फिर पेट की कोई प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है उनको क्या करवाया जाता है? एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में है स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर डिवीजन डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि उनके जो स्किल लेवल हैं उसके अकॉर्डिंग, किसी को कौन सी स्किल आती होगी, अलग अलग जो स्किल्स हैं, पैर की स्किल्स है, हाथ की स्किल्स है, किसी को अच्छा भागने की स्किल है, उन स्किल्स के अकॉर्डिंग स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर डिवीजन की जाती है। तो क्लासिफिकेशन होती है पैरालंपिक्स के अंदर, डिवीजन हम स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर देखते हैं। इनमें क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम टू क्रिएट इवन कंपटीशन अमॉन्ग एथलीट्स विद सिमिलर स्किल लेवल। एक जैसे स्किल लेवल के ही जो प्लेयर हैं वही उन ओलंपिक्स के अंदर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए ये किया जाता है। पैरालंपिक्स के अंदर क्या करते हैं? हम एक जैसे डिसेबिलिटीज के जो पर्सन्स हैं उनको शामिल करते हैं। तो दोनों टाइप हैं। सबसे पहले पैरालंपिक्स की बात करेंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या बात करेंगे हम? पैरालंपिक्स की, उसके बाद में बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक की। तो क्लासिफिकेशन अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो एथलीट्स इम्पेयरमेंट इज रिलेवेंट टू स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, सबको बराबर चांस मिले, सारे जो एथलीट हैं वो बराबर कंडीशन के हों, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के वो रिलेवेंट हों। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो उनका मेडिकल असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद में फंक्शनल असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि जब आप पैरालंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो अब आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपकी जो नेचर है जो और जो एक्सटेंट है एथलीट्स की जो कमी रही है उसके अंदर जो डिसेबिलिटी है उसका मेडिकल असेसमेंट किया जाता है। अब मेडिकल असेसमेंट के बाद एथलीट्स को ट्रेनिंग के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद में उनको कंपटीशन के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले तो मान लीजिए किसी के लेग की कोई प्रॉब्लम है, पाँव किसी का काम नहीं करता या फिर टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो अब सारे जो लेग्स की डिसेबिलिटीज़ के पर्सनस हैं उनको एक साथ हम लेकर आ जाते हैं। अब उनको एक साथ लेकर आने के बाद में सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे ही अप्रूव हो जाता है अब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के अंदर अब उनकी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन होगी। इसके बाद में कंपटीशन में उनको उतारा जाता है, वहाँ पर उनकी ऑब्जर्वेशन होती है।
ये सारी प्रोसेस होने के बाद ही उनको एलिजिबल किया जाता है पैरालंपिक्स के लिए। इसके अंदर कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बहुत बड़ी कमेटी होती है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल क्लासीफायर्स होते हैं, इसके बाद में मेडिकल क्लासीफायर, टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, चीफ क्लासीफायर होते हैं, हेड उस क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन पैनल, उनकी जो एक पूरी कमेटी बनती है। इतने सारे मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी देखते हैं कि ये प्लेयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद में देखिए फिजिकल इम्पेयरमेंट इन पैरालंपिक्स। हमने क्या देख लिया, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख ली, अब क्या देखने वाले हम, फिजिकल इम्पेयरमेंट। फिजिकल कौन कौन सी कमी हो सकती है। टोटल हमें कितनी कमी दे रखी है, 8 तरीके की दे रखी है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन पैरालंपिक्स की देख रहे हैं। उसके बाद में हम स्पेशल ओलंपिक्स की क्या देखेंगे, डिविजनिंग देखेंगे। ये देखिए डिविजनिंग इसके बाद देखेंगे। सबसे पहली है इम्पेयर्ड मसल पावर। इसके अंदर क्या रहता है, रिड्यूस्ड फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर कमी आ जाती है, जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिलता। इफेक्ट आपका अगर एक लिम्ब हो रखा है, एक हाथ या एक पाँव अगर आपका इफेक्ट हो रखा है, या फिर आपकी एक साइड बॉडी इफेक्ट हो रखी है, या फिर आपका लोअर हाफ इफेक्ट हो रखा है, उन सभी को इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी, स्पिना बाइफिडा की इंजरी होगी, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो गया। कई बार पोलियो सिंड्रोम हो जाता है, उससे क्या है, आपका एक पाँव सही तरीके से काम नहीं करता, नीचे का हिस्सा कई बार काम नहीं करता, हाथ एक साइड का काम नहीं करता, दोनों हाथ और पाँव एक साइड के काम नहीं करते। ये सारी जो मसल्स की प्रॉब्लम है उनकी एक कैटेगरी है। सेकंड है इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स की वो सही तरीके से नहीं होती, वो कम हो जाती है। जैसे कि एक्यूट कंडीशन लाइक आर्थराइटिस आर नॉट इंक्लूडेड। आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है उसको इंक्लूड नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो एक डिजीज बन चुका है। नॉर्मली अगर रेंज ऑफ मूवमेंट आपकी कम हो जाती है, अगर हम रेंज ऑफ मूवमेंट की बात करें तो हम फ्लेक्सिबिलिटी को रेंज ऑफ मूवमेंट बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कम किसकी होती है, जॉइंट्स की कम हो जाती है, ये कम होती है, ये भी एक दूसरा कारण है। तीसरा है लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी। इसके अंदर टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ बोन्स और जॉइंट्स ड्यू टू इलनेस, ट्रॉमा, कॉग्निशियल डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या होगा, आपका एक हाथ ही नहीं है, एक पाँव नहीं है, या फिर एक आपका बॉडी का पार्ट नहीं है, हड्डी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जॉइंट्स भी नहीं है, तो वो हमारा लॉस ऑफ लिम्ब के अंदर आएगा। जैसे कि डिस्मेलिया है, एम्पुटेशन है, ये इनके नाम है। ये अगर प्रॉब्लम आपको होती है, ये एक तरीका होता है। चौथा है लेग लेंथ का डिफरेंस। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे पर्सन्स में दोनों जो उनकी टांगे हैं वो सीधी नहीं है, अलग अलग उनकी शेप होती है, एक टांग बड़ी है और एक टांग क्या है, छोटी है। ये भी एक कॉग्निशियल डेफिशिएंसी या फिर ट्रॉमा से हो सकती हैं, ये भी हमारा पार्ट होता है फिजिकल इम्पेयरमेंट का। इसके बाद में है शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर का मतलब आपके हाथ पांव सब कुछ शॉर्ट हैं, आप क्या हो, बोने हो, आपकी हाइट कम है। स्टैंडिंग हाइट ड्यू टू शॉर्टन्ड लेग, आर्म, ट्रंक कॉज्ड बाई ए मस्कुलो स्केलेटल डेफिसिट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज स्ट्रक्चर। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये किसकी वजह से होता है, आप बोने हो जाते हो, वो भी हमारा फिजिकल इम्पेयरमेंट का पार्ट होता है। हाइट जिनकी कम है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में है हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया में क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन एंड रिड्यूस एबिलिटी ऑफ मसल टू स्ट्रेच। आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच नहीं होती, मसल्स आपकी एक जगह पे रहती हैं। देखिए यहाँ पर क्या हमने देखा था, रेंज ऑफ मूवमेंट ये हमारा होता है जॉइंट्स का, और यहाँ पर हम बात करेंगे हाइपरटोनिया मसल्स की। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है क्योंकि वहाँ से हमें सिग्नल नहीं आते और हमारी जो मसल टेंशन है वो बढ़ती रहती है। इससे क्या होगी, हमारी मसल्स स्ट्रेच नहीं होंगी। ये भी एक टाइप है फिजिकल इम्पेयरमेंट की, जो कि हम पैरालंपिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। सातवां है एटेक्सिया। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो मसल मूवमेंट है इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे कि हम पैदल चल रहे हैं, तो पैदल चलने में अगर हमारा लेफ्ट लेग आगे है तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए, जो हमारा राइट हैंड है वो आगे आना चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं है। हम जंप करते हैं तो सही तरीके से जंप नहीं कर पाते, हमारी मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये भी एक टाइप होता है। इसके बाद में आठवां है एथिटोसिस। इसमें क्या होगा, अनबैलेंस्ड इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड डिफिकल्टी मेंटेनिंग ए सिमेट्रिकल पोस्चर। हम सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते, हमारा जो मूवमेंट्स हैं वो सही तरीके से नहीं होंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से 8 फिजिकल इम्पेयरमेंट बताए गए हैं
पैरालंपिक्स के अंदर। अब हम स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें, जैसे कि हमने देखा था डिवीजनिंग, तो इससे पहले हमने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो किसके अंदर होता है, पैरालंपिक्स के अंदर, और डिवीजनिंग किसके अंदर होता है, स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर। 3 टाइप से हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला कौन सा है, जेंडर, इसके बाद में एज, और तीसरा है कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। अगर हम एज की बात करें तो टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं। जैसे कि एक तो है 15 या फिर 15 ईयर्स से नीचे, एक है 16 से 21 साल, और तीसरी जो कैटेगरी है टीम स्पोर्ट्स के लिए 22 से अबव। इसका मतलब है, मान लीजिए 3 टीम जा रही हैं फुटबॉल की। फुटबॉल के अंदर एक तो 15 साल तक या फिर उससे कम के बच्चे होंगे, एक 16 से 21 तक के होंगे, एक 22 से अबव वाले प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर 4 कैटेगरी हैं, 8 से 11, 12 से 15, 22 से 29 और 30 अबव। ये 4 कैटेगरी हैं, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए हैं। जैसे कि टेनिस में भी इंडिविजुअल होता है, रेसलिंग के अंदर होता है, बैडमिंटन के अंदर भी, इन दोनों में टीम और इंडिविजुअल दोनों होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी खेलते हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर कितनी कैटेगरी हैं, 4, और टीम स्पोर्ट्स में 3 कैटेगरी हैं। ये है एज के अकॉर्डिंग। दूसरा है जेंडर के अकॉर्डिंग। तो जेंडर के अकॉर्डिंग तो पता ही है, मेल के साथ फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ खेल सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है, कई केसेस में ऐसा होता है, जेंडर को कंबाइंड कर लिया जाता है, मेल और फीमेल को एक साथ खिला दिया जाता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम आते हैं तो। तीसरा है एबिलिटी। स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर उनके जो स्किल लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम उनकी कैटेगरी बनाते हैं। स्किल एबिलिटी उनकी प्रीलिमिनरी और ऑन साइट इवेंट्स बाय द कमेटी, ये जो कमेटी है वो जांच करती है, उनकी जो स्किल एबिलिटी है उनको देखती है, उनके अकॉर्डिंग उनको उस कैटेगरी में रखते हैं। ये हमारी डिविजनिंग हो गई। अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक, जो कि है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर टोटल हमारे 5 पॉइंट रहेंगे कि हम स्पोर्ट्स के अंदर उनको शामिल करते हैं तो इनका क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो इंक्लूजन इन एजुकेशन, इसका क्या मतलब है कि ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस देयर फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इंक्लूजन इन एजुकेशन या फिर इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स या फिर इंक्लूजन इन फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर हम यही बात करते हैं कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकली, सोशली, इमोशनली अलग ना करके इक्वल एक्सेस मिले, बराबरी का सबको मौका मिले। जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, स्पेशल नीड्स जिनको चाहिए, स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम विद स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स, प्रमोटिंग ए मिक्स्ड एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो चिल्ड्रन हैं जिनमें कोई डिसेबिलिटीज हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड एक एक्सपीरियंस मिलता है। उनको हम अलग नहीं रखते, उन्हीं के साथ हमें रखना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू बी मोर इफेक्टिव बाय इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ऑफरिंग देम ए रिचर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। उनको एक अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस हम दे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। वो अपने आप को अलग नहीं समझे समाज से। अब देखिए नीड क्या है इसकी, इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि किसी बच्चे के कोई हाथ पांव या फिर कोई डिसेबिलिटी है, बच्चा अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डाउन रहेगा। उसके लिए 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला है बिल्ड्स सेल्फ स्टीम। हम अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उस एजुकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ही लेवल के बच्चों के साथ जब खेलते हैं और अपने आप को उनके वो बराबर देखते हैं तो उनकी जो सेल्फ स्टीम है वो बूस्ट होती है। रेगुलर स्कूलिंग हेल्प्स इम्प्रूव कॉन्फिडेंस इन डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स। रेगुलर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि सभी बच्चों के साथ वो खेल रहा है, बैठ रहा है, उसको भी लगता है मैं इन सबसे अलग नहीं हूँ, मैं इनके ही साथ हूँ। सेकंड क्या है, उनका जो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि जब आप अकेले बैठे रहते हो तो आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमें घुलना मिलना है, सोशल ग्राउंड पे हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें अलग अलग जब ग्रुप के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट के साथ जब सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स एक दूसरे के साथ वो आदान प्रदान होती है, ट्रांसफ़र होती है, उनसे उनकी क्या बढ़ती है, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। इसके साथ साथ उनकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो उनकी जो सेंसिटिविटी है वो अपने दोस्तों के साथ बढ़ती है। वो उनको देखते हैं, जैसे कि बहुत बार देखा होगा 3 दोस्त मिलकर एक दोस्त की हेल्प कर रहे हैं जिसके नीचे का जो हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा, तो
इससे उनकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। बच्चे सीखते हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर जो सही तरीके से अपने काम को परफॉर्म नहीं कर सकते, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्रिएट्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो एक दूसरे को अपना पार्ट मानते हैं, एकदम कटआउट नहीं हो जाते। जब किसी के कोई प्रॉब्लम होती है वो अपने आप को दुनिया से अलग करता है। लेकिन अगर हम इंक्लूजन की बात करें, सभी को एक साथ लेकर आते हैं, जिनके डिसेबिलिटी है उनको नॉर्मल बच्चों के साथ, तो वो अब अच्छा फील करते हैं, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम भी इसी कम्युनिटी का पार्ट हैं। और आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इससे इंक्रीज होती है, जैसे कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लीडिंग टू बेटर एकेडमिक आउटकम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्योंकि इंक्लूजिंग में हम डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम प्लान करते हैं और नॉर्मल बच्चों के लिए तो प्लान होता ही है। तो बच्चों को अलग अलग मौका मिलता है, उनको भी अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज होती है। इस तरीके से ये 5 पॉइंट थे, इनसे आप समझ सकते हो कि स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूजन कितना ज़रूरी है। बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपने आप को सोसाइटी का पार्ट समझते हैं। इसके बाद में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, इसकी बात करें तो सबसे पहला था राइट टू एजुकेशन। हमें इंश्योर करना है कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो सभी बच्चों पे लागू हो, स्पेशली उन बच्चों पे जिनको स्पेशल नीड्स है मेन स्ट्रीम एजुकेशन की। हमें जो भी स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, उनको हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके बाद में है टीचर ट्रेनिंग। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए हमारे पास ऐसे टीचर होने चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमें ग्रामीण इलाके में, रूरल एरियाज़ में ऐसे टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद में हमारा जो कैरिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें अडेप्टिव कैरिकुलम पर काम करना चाहिए। इसके अंदर टीचिंग मेथड्स हैं, बच्चे भी सीखें, टीचर्स भी सीखें, और बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमारा कैरिकुलम होना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद में सपोर्ट टीम होनी चाहिए, रेगुलरली असेस करे, वो देखे, और हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारा जो कैरिकुलम और सिलेबस है, फैसिलिटीज़ हैं, इसके साथ साथ लर्निंग के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उनको सही करने के लिए एक सपोर्ट टीम भी होनी चाहिए। इसके बाद में है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स को भी इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। इसके बाद में है स्किल डेवलपमेंट। जो CWSN है, बच्चे हमारे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, उनके अंदर स्किल्स को हम डेवलप करें और रिकॉग्नाइज करें उनके टैलेंट और एबिलिटीज़ को। उसके बाद में ऐसा बहुत बार देखा गया है, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की बचपन में ज़रूरत पड़ती है, उनको अगर हम अच्छे तरीके से डेवलप कर देते हैं, अब हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत बच्चे अपने आप को सक्सेसफुल भी अपनी लाइफ में बना लेते हैं। इसके बाद में क्या है, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे जो स्कूल्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन हो, क्लासरूम अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो, जो कि हमारा जो लर्निंग का सिस्टम है उसको सपोर्ट करें, और जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और एजुकेशनल जो मटेरियल्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड करवाने चाहिए। अब है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन गोल। बच्चों के लिए अलग थोड़े से गोल होने चाहिए, नॉर्मल बच्चों के जैसे गोल नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा हर एक फील्ड में अच्छा कर सकता है, लेकिन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए हमें अलग से गोल डिसाइड करने चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रोविज़न करना चाहिए। बच्चों को सारे रिसोर्सेज जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारे साथ ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। हम इंक्लूसिव एजुकेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि उनको अलग अलग मटेरियल्स चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, या फिर अलग अलग डिवाइसेज हैं। अलग अलग जो डिवाइसेज हैं उसका मतलब है किसी बच्चे को अगर कम सुनाई देता है, दिखाई कम देता है, उन बच्चों के लिए हेल्पफुल जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं। ट्रांसपोर्ट के लिए उनको अलाउंस दिया जाए, और थ्योरोपैटिक सर्विसेज उनके लिए होनी चाहिए, थेरेपी उनके लिए चलनी चाहिए। किसी को अगर मेंटल कोई ट्रॉमा हो चुका है, बच्चा मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा हो, पैर की, हाथ की, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो, उन सभी के लिए थेरेपी का काम भी हमें करवाना चाहिए। ये सारा रिसोर्सेज के अंदर आ गया। लास्ट है स्पेशल असिस्टेंस। तो ऑफर एडिशनल सपोर्ट, उनको एक अलग से सपोर्ट हमें देनी चाहिए, 1-to-1 असिस्टेंस देनी चाहिए। जब भी अगर कोई बच्चा ऐसी प्रॉब्लम में है तो उनके लिए ऐसी हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए कि उनके सामने बैठें, उनके साथ बैठें और चर्चा करें, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत हो हम उनकी हेल्प करें। इसके साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ में अच्छा करें,
हमारी हेल्प लेकर अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। इस तरीके से हम इंडिया के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए या फिर क्या काम करती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में हमारे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, योगा, गार्डनिंग, जो एनर्जी को यूज़ करें और उनकी हेल्थ बढ़ाएं, यही फिजिकल एक्टिविटी हमें करवानी चाहिए। अब जिन बच्चों को स्पेशल नीड है उनका क्या होगा, इम्प्रूव फंक्शनल एबिलिटीज़। इनमें क्या होगा, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और ओवरऑल फंक्शंस उनके इम्प्रूव होंगे, उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बूस्ट होगी और वेरियस बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कौन से बेनिफिट मिलते हैं, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं और सेल्फ स्टीम भी डेवलप होती है। एक्टिविटीज़ की जो रेंज है वो वॉकिंग से लेकर विग्रस तक हो सकती है, मतलब आप उनको पैदल चला सकते हो या फिर अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उनको रनिंग भी आप करवा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रेगुलरली इसको कराएं रूटीन के अंदर तो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको करवानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का इससे बेनिफिट ही होगा। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला तो एडवांटेज है इम्प्रूव फिटनेस। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हमने करवाई हैं इनसे एडवांटेज क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, तो बच्चों की फिटनेस इससे इम्प्रूव होती है, सोशल बिहेवियर अच्छा होता है क्योंकि वो टीममेट से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, उनके अंदर सोशल बिहेवियर अच्छा आता है, समाज के लिए वो अच्छा सोचते हैं, बातचीत करते हैं वो। इसके साथ साथ एक्टिविटी लेवल उनका बूस्ट होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं तब हमारा जो एक्टिविटी लेवल अच्छा होगा, हाथ पांव हमारे अच्छे तरीके से काम करेंगे, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी, वेट हमारा कंट्रोल में रहता है। बहुत ज़्यादा अगर हमने कैलोरी ले ली हैं तो वो बर्न हो जाती हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो। इसके साथ साथ मसल्स का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके साथ है इन्हेंस मोटर स्किल्स, हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, भागना, दौड़ना, चलना, कूदना, ये सारी मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, जिनके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं और फाइन मोटर स्किल्स हैं। ग्रॉस और फाइन के बारे में मैंने बताया था। ग्रॉस में तो आपका चलना, खड़े होना, भागना, दौड़ना ये सब आ गया। फाइन में आपकी बहुत छोटी मोटर स्किल्स हैं। मान लीजिए आप स्पेशल तरीके से दौड़ते हो, आपका जो स्पेशल तरीके से दौड़ना है, आप किसी गेम को अच्छे तरीके से खेलते हो, वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स आ गए, जिसके अंदर आपकी एक अलग क्वालिटीज़ होती है। इसके बाद में आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है और आपकी कॉग्निटिव, मतलब आप अच्छे तरीके से सोच पाते हो, स्किल्स को आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाते हो, लर्निंग आपकी बढ़ जाती है, फोकस आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को करवाते हैं तो। लास्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब देखिए हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज जो हमारे स्पेशल नीड्स हैं उन बच्चों को करवाने के लिए। सबसे पहला तो है मेडिकल चेकअप। हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी है, उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक कंडक्ट करेंगे मेडिकल हेल्थ चेकअप का। उसके अंदर जो एजुकेटर्स हैं वो चाइल्ड्स की जो स्पेसिफिक नीड हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या होगा, स्पेशलाइज्ड टूल और इक्विपमेंट होंगे, जिससे क्या है उनको हम एड प्रदान करेंगे। एड मतलब अगर कोई चलने में असमर्थ है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कर दी, या फिर जिनको कोई हाथ की प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी अगर स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम हो, उनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने दे दिया, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बॉल्स विद बेल्स और स्ट्रिंग्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं एंगेजमेंट में। इसके बाद में है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसका पर्पज़ क्या है, हमने फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो टेलर्ड किए हैं, मतलब स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बनाए हैं, उनको डेवलप करना और डेवलप करने के बाद में इम्प्लीमेंट करना उन बच्चों के ऊपर। एक्शन क्या है, हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उनके लिए अलग रूल्स बनाएंगे, गेम्स के थोड़े से मॉडिफाई कर लेंगे रूल्स को, ताकि वो उन स्पोर्ट्स को खेल पाएँ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चों के लिए जो रूल्स हैं वही रूल्स उन पे हम अप्लाई करें, थोड़े से अलग हमारे रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से हम अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद में है क्रिएटिंग ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। हमें सपोर्टिव और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर हमें देना है उनको, ताकि
हम उनको एक्सेप्ट करें और वो हमें एक्सेप्ट करें। हमारा जो खेल का एरिया हो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, उनके लिए अलग से इन्वायरमेंट हो ताकि उनको खेलने का मौका मिले, डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद में है एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। उनके जो इंटरेस्ट है, वो जो चाहते हैं या फिर उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, हमें एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे कि उस बच्चे को हम पूछ लेंगे कि पहले आपको क्या पसंद था, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, पहले बचपन में आप क्या करते थे, छोटे थे तब क्या करते थे, इससे पहले क्या करते थे। तो किसी को मान लीजिए भागना पसंद है, कूदना पसंद है, या फिर कोई गेम खेलना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको एक्टिविटीज़ देंगे। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, हम क्या करेंगे, अलग अलग टीचिंग मेथड्स उन पे यूज़ करेंगे। जैसे कि वर्बल मेथड है, विजुअल मेथड है। एक टाइप के जो बच्चे हैं उनको एक साथ बैठा के जो हमारा लर्निंग स्टाइल है वो मेथड है। अलग अलग मेथड्स उनको हम बताएंगे, अलग अलग हमारे जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं उससे हम बच्चों को फिजिकली एक्टिव करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, हम एडजस्ट करेंगे रूल्स को उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जो रूल्स चलते आ रहे हैं उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको खिलाएंगे। और हम कोशिश करेंगे जो रूल्स हैं उनमें हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ज़्यादा उनको अटेम्प्ट देंगे, और जब उनको ज़रूरत हो हम उनको रेस्ट पीरियड देंगे। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के बाद ही आपको रेस्ट मिलेगा, ऐसा हमें अलाउ नहीं करना है, क्योंकि उनको अब स्पेशल नीड चाहिए, आपकी ज़रूरत है उनको, तो आपको तो इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको लेकर आना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को। इसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स, उनको कोचिंग करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो और अच्छे तरीके से उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा पाएंगे। जैसे कि सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम्स हैं या फिर डिग्री हैं उनमें बच्चों को शामिल करके और उन प्रोफेशनल कोर्सेज को करवाना चाहिए। लास्ट है कंसिडरेशन ऑफ प्रीवियर एक्सपीरियंस, बिल्ड ऑन चाइल्ड्स पास्ट एक्सपीरियंस विद फिजिकल एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चा है उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो कंफर्ट लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कराएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएंगे। इस तरीके से ये पूरे 9 पॉइंट हैं, इसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल कर सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को। तो इस तरीके से हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल है स्कूल इंजीनियर नाम से, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और जो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट है वहाँ पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।